वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एमाली और हिबिकी रोवेल की सिटी की गिल्ड में आ चुके थे, जहां पर उनकी मुलाकात सिल्वर बैनर की पार्टी से होती है, जिनका लीडर जेड दिल का काफी अच्छा आदमी है। फिर हम अगले सीन में आते हैं, जहां पर एमाली अपनी बार्गेनिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए बार्स डेलियार्ड से 700 गोल्ड को निकलवा ही लेती है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर यह भी जाना था कि एमालिया के होम टाउन से एक लेटर आया था, जिसकी वजह से अब उसे अपने घर जाना होगा, इसलिए वह हिबिकी से अलविदा लेते हुए वहाँ से जाने लगी। पर रास्ते में उसकी मुलाकात ईविल से हो जाती है। साथ ही वो कहाँ जा रही है ये सब जानने के बाद वो भी उसके संग जाने की जिद करने लगी। एमालिया के वहाँ से चले जाने के बाद हिबिकी दिन भर उसके कमरे में ही पड़ा रहता था। पर एक दिन उसे 2 स्किल मिलती है, जिसमें से उसने मेडिकल की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना शुरू कर दिया। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर एमालिया की मुलाकात उसके मेड चीफ स्टीलिया से हो जाती है, लेकिन वो ईविल को उसके इतना करीब देखकर जलने लगी। साथ ही साथ हमने एपिसोड के लास्ट में देखा था, जहाँ पर हिबिकी अपनी मेडिकल स्किल का इस्तेमाल करते हुए जेड की जान बचा लेता है। इसी वजह से जूल उसका शुक्रिया अदा कर रही थी, क्योंकि वो उसका भाई है। यहाँ तक कि उसे यह भी मालूम था कि हिबिकी काफी ज्यादा स्पेशल है और वो अब बिल्कुल अकेला पड़ गया है, इसलिए जूल उसको एक बॉडीगार्ड रखने की सलाह देने लगी। अब आगे एपिसोड 3 की शुरुआत में हिबिकी डैबी कंपनी में आ चुका था, जहाँ पर उसका ओनर अजरथन डैबी उसका स्वागत कर रहा होता है। जहाँ पर हिबिकी उसे बता देता है कि मुझे एक बॉडीगार्ड चाहिए था। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद अजरथन अजीब सी हरकतें करते हुए कहने लगा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी महक क्या है? अब ये सुनने के साथ हिबिकी बताने लगा, अरे मैं नहाया था तो मेरे अंदर से बदबू नहीं आ रही। पर वो बंदा उसकी महक लेते हुए बोला, अरे यार तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे बॉडीगार्ड उसके सामने आकर खड़े हो चुके थे, जिनको देखते हुए अजरथन बता रहा था, तो फिर हिबिकी सामा तुम जिन्हें चाहे उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। पर उनके पास ज्यादा एमपी नहीं थी। इसी चीज को देखते हुए हिबिकी उन्हें मना कर देता है। अब ये सुनने के साथ वो सारे बॉडी बिल्डर निराश होते हुए वहाँ से जाने लगे। उनको ऐसे जाता देखकर हिबिकी अपने मन में कहने लगा, मुझे किसी भी ताकत से कोई शिकायत नहीं है, बस प्रॉब्लम है एमपी से, क्योंकि जब बात मुश्किल फैसले की आएगी तो मैं मेडिकल बुक से परफेक्ट हील और हाइपर क्योर का इस्तेमाल करने के काबिल होना चाहूंगा, और ये तब हो सकता है जब मैं किसी की एमपी ले सकूं। उसको यूं सोच में डूबा देखकर अजरथन बताने लगा, अगर वे आपको पसंद नहीं आए तो मैं और भी ज्यादा सुटेबल नमूनों को ढूंढने की कोशिश करूंगा। जब वो ऐसा कह रहा था, तभी उसे गोड की आवाज आती है, तुम खुद ही कोई क्यों नहीं ढूंढ लेते? अब ये सुनने के साथ हिबिकी अपने मन में बताता कि मुझे लगता है कि मुझे खुद ही किसी को ढूंढ लेना चाहिए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर हिबिकी चलते हुए उससे कह रहा था, मुझे इतनी मुसीबतें पैदा करने के लिए माफ कर देना। जिस बात पर अजरथन डबी बताता है, बिल्कुल नहीं, आप मुझे ठीक ठाक बताते रहिए कि आपको क्या चाहिए। आखिरकार मैं हमारे इस वैल्यू कस्टमर पर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की मनमोहक महक महसूस कर सकता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद हिबिकी घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, उसके पास किसी न किसी तरह की स्किल जरूर होगी। फिर हमें उस बंदे की एबिलिटी के बारे में कुछ मालूम पड़ता है। ये एबिलिटी उस किसी भी पर्सन की सबसे मनमोहक महक को सूंघने की पावर देती है, जिससे नियर फ्यूचर में इमेज वेल्थ मिलने वाली हो, या जो इस स्किल का इस्तेमाल करने वाले पर्सन को कोई बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचा सकता हो। इसी वजह से जिस किसी भी पर्सन से यह महक आएगी, वह इस स्किल के यूजर के लिए एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव और इरेजिस्टिबल बन जाएगा। जो सब जानने के बाद हिबिकी अपने मन में कहता है कि मुझे ये सब ठीक से समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि उसे पैसे से प्यार है। तभी एकदम से हिबिकी की नजर सामने की तरफ चली जाती है, जिसको देखते हुए अजरथन बताता कि वहाँ जो ऑप्शन मौजूद है उसमें कुछ कमियां हैं, इसलिए मैं आपको उनकी सलाह नहीं दूंगा। वह ना तो कामकाज के लिए सुटेबल है और ना ही बैटल के लिए। इसी वजह से कई रीजन है वह अपने होमलैंड वापस नहीं लौट सकते, इसलिए मैंने अपने दिल की सुनकर उन्हें यही रहने देने का फैसला किया। ये बात सुनकर हिबिकी अपने मन में कहता है कि वे अपने होमलैंड वापस नहीं लौट सकते, ना जाने क्यों वह भी मेरी ही कश्ती में सवार हैं। फिर वो उससे कहा, क्या तुम मुझे प्लीज उनके पास ले जा सकते हो? अब ये सुनने के साथ उसको अजीब सा दौरा पड़ने लगा। साथ ही वो बताता कि इनक्रेडिबल किस्मत की महक और भी ज्यादा तेज हो गई है, चलो मैं तुम्हें उनको दिखाता हूँ, मेरे पीछे आओ। पर उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद हिबिकी को अजीब सा एहसास होने लगा था। फिर हम दूसरी तरफ आते हैं, जिस जेल के अंदर वही वुल्फ था, और उसकी साइड में हम एक लड़की को भी देख पाते हैं। पर एक दिक्कत है, उस वुल्फ के हाथ और पैर कटे हुए हैं। तभी अजरथन उनके बारे में बताता है, उस लड़की को बचाने की कोशिश के चक्कर में वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया, इसी वजह से उसका हाल ऐसा हो गया। वैसे भी यह सिर्फ एक गलत फहमी थी, लेकिन नियम तो नियम होते हैं। इंसानी लड़की के बारे में माना जाता है कि उसमें मैजिकल पावर है, लेकिन वह अपने मैजिक को काबू नहीं कर पाती, इसलिए वह बेकाबू होकर बाहर निकल जाती है। पर वो वुल्फ हिबिकी को अपने सामने देखकर गुर्राते हुए उससे कहता है कि दफा हो जाओ बच्चे। उसकी ऐसी बातों से हिबिकी काफी ज्यादा घबरा जाता है, पर उसकी अप्रेजर स्किल ने उन दोनों की सारी इन्फॉर्मेशन बाहर की तरफ समन कर दी। साथ ही साथ सेपोचान बताता है कि एक्सपर्ट आई ने स्टेटस में हेरा फेरी का पता लगाया है। अब ये सुनकर हिबिकी सवाल करने लगा, लेकिन एक्सपर्ट आई ने किया क्या है? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए सेपोचान बताने लगा, मैं डिक्शनरी इस्तेमाल करने की सलाह देता हूँ, जिस चीज की परमिशन हिबिकी ने भी दे दी थी। फिर वो अपने सामने की स्क्रीन देखते हुए कहने लगा, यह तो काफी सारा टेक्स्ट है, और इसमें क्या लिखा है? इनहेरिट स्किल एक्सपर्ट आई रियलिटी स्टेटस एसएस से भी ऊपर है। इसे किसी गोड द्वारा तब प्रोवाइड किया जाता है जब उनका मन करता है। यहाँ तक कि वर्ल्ड की सबसे अल्टीमेट
लाइट अप्रेजिंग आए। जरा रुकिए, क्या ये कोई नॉर्मल बात है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर सेपोचान उसे बता देता है कि यह एक रेयर स्किल है। जो सुनने के बाद हिबिकी जोर से चिल्लाते हुए अपने मन में बोलता है कि हे गॉड, तुमने अब हद पार कर दी है। जब वो ऐसा कह ही रहा था तभी सेपोचान एक्सपर्ट आई का इस्तेमाल करते हुए उसको फिर से अप्रेज करता है। इसी के साथ हमें उसके बारे में कुछ बातें पता चलती हैं कि ये वुल्फ 26 साल का है और उसकी रेस है बीस्टमैन। साथ ही साथ ये इमोवेल चेन से बना हुआ है जो एक कर्स है। जबकि दूसरी तरफ खड़ा हिबिकी उसके लेवल को देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। इसी वजह से वो तुरंत उस लड़की का स्टेटस देखते हुए कहने लगा एक सेज का रेसिंग सेंचुरी और इसकी कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसे किसी इंसान द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए यह सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाती है। ये सब जानने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि यह एक ऐसी स्किल है जो गॉड ने उसे एक ट्रायल के तौर पर दी है। अरे यार, हे गॉड, तुम इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस सवाल का जवाब देते हुए गॉड बताता कि इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं था, इसी वजह से यह एक सेज का ट्रायल है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि इस लड़की के पास राइजिंग सिक्योरिटी की स्किल है, जिस स्किल को पूरी तरह से हासिल करने के लिए इस लड़की को उसका ट्रायल पूरा करना होगा। गॉड की ऐसी बातों को सुनने के बाद हिबिकी अपने मन में कहने लगा, खैर क्लाउड एब्रास और लिनिएज रोज दोनों के पास काफी एमपी है, लेकिन क्या मुझे एक हीरो और एक सेज को अपने साथ शामिल करने की इजाजत है? उसकी इस बात पर गॉड उसे बस यही बताता है कि तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। उसी वक्त सेपोचान उसे समझाता है कि मैं तुमको एक सुझाव दे सकता हूँ, तुम अपनी रिलीफ मेजर लेवल 1 टेक्निक स्किल का इस्तेमाल कर सकती हो। ये बात सुनकर हिबिकी अपने मन में कहता है कि मुझे ये ठीक से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्या इसका मतलब है कि क्लाउड सान का कर्ज हट जाएगा? अगर कर्ज हट सकता है तो मुझे लगता है कि मैं इसे क्लाउड की मदद करने वाली एक स्किल मान सकता हूँ। जो सब सोचने के बाद वो उससे कहता कि मैं ये दोनों लूंगा। अब ये सुनने के साथ अजरथन फिर से अपनी अजीब एक्टिंग शुरू करते हुए बोला, किस्मत की एक शानदार महक कितनी तेज, मेरा दम घुट रहा है। तुम्हारी खरीदारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं तो मरने वाला हूँ। ये सब देखने के बाद हिबिकी खुद से ही सवाल करने लगा था क्या ये जगह सेफ भी है। उसके ऐसा कहते यहाँ से इनकट होकर एक जगह की तरफ आ जाता है जहाँ पर क्लाउड एपरास उसे कह रहा होता है, कमीने, इतनी दूर यहाँ लाकर तू हमारे साथ क्या करने वाला है? उसकी इस बात पर हिबिकी बताता कि अरे ऐसा भी क्या, मैं किसी लड़की के साथ कुछ भी बुरा नहीं करने वाला, लेकिन तुम्हारे साथ तो शायद मैं हर तरह की चीजें करूंगा क्लाउड एपरास। जो सुनकर वो वुल्फ घबराते हुए इसका मतलब पूछने लगता है, जिस पर हिबिकी बताने लगा, मैं तुम्हें हील करना चाहता हूँ। अब ये सुनने के साथ वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। उनके हैरान चेहरे को देखने के बाद हिबिकी कह रहा था, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी लिलियन, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जो सुनकर लिलियन काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहती है, अगर तुम उसे ठीक कर सकती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्लाउड कहता है कि यह किसी तरह का ट्रैप हो सकता है। इस बात पर लिलियन क्लाउड को चुप कराते हुए हिबिकी को बताना शुरू करती है, क्लाउड सन हमेशा से मेरे साथ रहा है, उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है, इसलिए इस बार मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ, तो बताओ मुझे क्या करना है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिबिकी मुस्कुराते हुए कहा, उसे हील करने के लिए मुझे काफी एमपी की जरूरत पड़ेगी, तो क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी एमपी मेरे साथ बांटोगी? जिसके लिए लिलियन भी तैयार हो चुकी थी और उसके पास जितने भी एमपी थी वो सारी की सारी हिबिकी के अंदर ट्रांसफर हो चुकी। इसी के साथ हिबिकी ने उस पर परफेक्ट हील का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसके हाथ पैर में जितनी भी पट्टियां बंधी हुई थी वो अचानक से फट जाती हैं और एक जोरदार चीख के साथ उसके हाथ पैर रिजरेक्ट हो जाते हैं। जो सब देखने के बाद लिलियन काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। लिलियन को इतना खुश देखने के बाद क्लाउड उसको बताता है कि इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। इस पे हिबिकी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताने लगा था, मेरा नाम हिबिकी मनावे है, तू अब बताओ तुम्हारी बॉडी कैसी लग रही है? उसकी इस बात पर क्लाउड बताता कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 1 मिनट पहले मैं खुद को कितना बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं यह नहीं कह सकता कि मैं अभी पूरी तरह से फिट हूँ। उसकी इस बात का जवाब देते हुए हिबिकी बताता है कि मुझे लगता है कि जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये सारी की सारी गलती उस कर्ज की है। ये बात सुनकर क्लाउड काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहता है, ये तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? और वह कर्ज किसी अप्रेजर को भी नहीं पता चलता, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? जिसके जवाब पर हिबिकी बताता है, तुम एक हीरो हो है ना, और लिलियन फ्यूचर में तुम एक सेज बनोगी। पर लिलियन को तो यह भी नहीं पता था कि सेज क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ क्लाउड काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कह रहा था, तुम्हें ये कैसे पता चला? जो सुनने के बाद हिबिकी बोलता है कि क्योंकि गॉड ने मुझे एक्सपर्ट आई की एबिलिटी दी है। अब ये सुनने के साथ क्लाउड और भी ज्यादा हैरान होने के साथ कह रहा था, एक्सपर्ट आई, गॉड की दी हुई वे आई जो डिवाइन आई को सच में देख सकती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिबिकी कहता है कि चलो देखते हैं कि क्या हम तुम्हारा कर्ज हटा सकते हैं। जो सब कहने के बाद उसने रिलीफ मेजर को एक्टिवेट कर दिया था। तभी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि क्लाउड के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी अनलीज हो रही है, साथ ही साथ वो पूरी तरह से जंजीरों में बंध जाता है। अब ये देखने के साथ लिलियन और हिबिकी दोनों ही काफी ज्यादा डर गए थे। पर इससे भी बड़ी घबराने वाली बात यह है कि क्लाउड के ऊपर काफी बड़ी सीजर आ चुकी थी जो सीधे उसकी तरफ बढ़ते हुए बीच में से काट देती है, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। इतने खतरनाक मंजर को देखने के बाद उन दोनों को अब ये लगने लगा था कि क्लाउड अब नहीं बचने वाला। पर क्लाउड एकदम से होश में आते हुए कहा कि मैं तो जिंदा हूँ। जो सब देखने के बाद लिलियन तो बेहोश हो जाती है, जबकि हिबिकी अपने मन में कहने लगा, हे गॉड, इसमें से तो केवल एक ही चैन कटी। उस
उसके इस सवालों का जवाब देते हुए गोड बताता है कि तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन थी, वैसे भी ये तो बस रिलीफ मेजर लेवल 1 है। इसका सीधा मतलब यह है कि क्लाउड का सारा कर्ज अभी खत्म नहीं हुआ है, जबकि हिबिकी कहने लगा फिर मैं इस स्किल को लेवल अप करूंगा और उसकी सारी की सारी चैन काट दूंगा। दूसरी तरफ क्लाउड काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा था, लगता है मेरी कुछ ताकत वापस आ गई है। जिस चीज को हिबिकी अप्रेस करते हुए बताता है कि ऐसा लगता है कि तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। और जब वो ऐसा कह रहा था तभी क्लाउड उसके सामने झुकते हुए कहने लगा, प्लीज मेरी पिछली बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर दो। जब से मुझे कर्ज मिला है मैंने अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इज्जत, यहाँ तक कि अपनी सोल भी खो दी है। साथ ही साथ इस तरह से मुझे बचाने के लिए मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यहाँ तक कि हिबिकी सामा प्लीज मुझे लॉयल्टी की रिचुअल करने की परमिशन दे। यह एक रिचुअल है जिसमें मैं अपनी सोल को आपको समर्पित करूंगा। उसकी इस बात पर हिबिकी बताता कि तो असल में तुम अपना फैसला सुनना चाहते हो, पर मुझे लगता है कि इससे मुझे कोई एतराज नहीं है। तभी सेपो-चान बताता है कि सेपो-चान की तरफ से एक मैसेज, मैं सेरेमनी ऑफ एलिगेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट स्किल का इस्तेमाल करने की सलाह देता हूँ। अब ये सुनकर हिबिकी सवाल करता है, क्या ये सेरेमनी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है? जो सुनने के साथ सेपो-चान बताने लगा, कॉन्ट्रैक्ट में साइड्स और उनके प्रॉमिस को बांधने की पावर होती है। जब तुम सेरेमनी ऑफ एलिगेंस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो तुम और हीरो दोनों ही अपने प्रॉमिस को निभाने के लिए पूरी तरह से बाउंड हो जाती हो। जो सब जानने के बाद हिबिकी अपने मन में बोला, समझ गया, खैर अगर इससे क्लाउड एब्रास खुश होता है तो ठीक है, और क्योंकि यह क्लाउड की बात है इसलिए मैं उससे किया गया वादा कभी नहीं तोड़ना चाहता। इसी के साथ वो उसे बता देता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। जो सुनकर क्लाउड एब्रास काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका। अगले सीन में हिबिकी ने उसकी गर्दन पर एक चोट दान दी थी। यहाँ तक कि क्लाउड शपथ लेते हुए कह रहा था, मैं क्लाउड एब्रास इसके जरिए हिबिकी मनावे को अपना लॉर्ड अपॉइंट करता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपना तन मन उन्हें समर्पित करता हूँ और पूरी निष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूँ कि अपनी लाइफ की आखिरी सांस तक अपने अस्तित्व के हर कण से उनको प्रोटेक्ट करूंगा। अगर आप मेरी इस प्लेज को एक्सेप्ट करते हैं तो प्लीज कहे कि मैं इसकी परमिशन देता हूँ। और उसकी परमिशन हिबिकी ने दे दी थी। तभी सेपो-चान बताने लगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया गया है। सेरेमनी ऑफ एलिगेंस को लाइट और सोल द्वारा फॉर्मल रूप से एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसी के साथ लॉयल्टी एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है। जो सब बताने के बाद उन दोनों के हाथों में कॉन्ट्रैक्ट सिंबल अपेयर हो चुका था, जिसको देखकर हिबिकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जबकि क्लाउड बताता है कि यह लाइट और स्पिरिट्स का एक सिंबल है, यह इस बात का संकेत है कि मेरी लॉयल्टी को एक्सेप्ट कर लिया गया है। फिर वो हिबिकी से कहता कि हिबिकी सामा अब से प्लीज मुझे क्लाउड ही बुलाएं, जिस पर एग्री करते हुए हिबिकी का कहना है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए काफी क्यूरियस हूँ। क्लाउड उन दोनों के बाउंड को देखने के बाद लिलियन काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर एमालिया की तरफ आ जाता है, जहाँ पर उनका सफर काफी देर तक कंटिन्यू रहा। लेकिन दूसरी तरफ स्टीलिया चलते चलते काफी ज्यादा थक चुकी थी। उसको इतना थका हुआ देखकर एमालिया का कहना है, आगे कहीं हॉट स्प्रिंग होना चाहिए, चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं और वहाँ रुककर आराम करते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर स्टीलिया खुशी के मारे झूमते हुए कहती है, ये तो काफी बढ़िया बात है, इससे बॉडी को आराम मिलेगा और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि मैं उन अमेजिंग ट्विन पीक्स को देख पाऊंगी। और वो इन्हीं पलों को याद करते हुए उन्हें बताना शुरू करती है, मैं अपनी सारी बातें वापस लेती हूँ, साथ ही साथ मैं अभी और आगे बढ़ सकती हूँ, तो चलो हॉट स्प्रिंग को छोड़ देते हैं। पर एमालिया का रीजन पूछती है, जिस पर स्टीलिया बताने लगी, हमें जितना हो सके उतना किफायती होना चाहिए और फिर नहाने का मतलब है पूरी तरह से निहत्था हो जाना, मतलब किसी ऐसे पर्सन के सामने अपनी सिक्योरिटी हटा देना जिसे हम अच्छी तरह से नहीं जानते। इसी वजह से यह बेहद खतरनाक हो सकता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एमालिया कहती है, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। उसकी इस बात पर स्टीलिया कहती कि हम ऐसा नहीं कर सकते और उसके साथ नंगे रहना जैसा कि तुम दोस्त तो कतई नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन एमालिया इसका अलग ही मतलब समझ रही थी। साथ ही वो उस मंजर को देखते हुए कह रही थी, दोस्तों के बीच एक दूसरे को धोना तो आम बात है। जो सब सोचने के बाद वो ईवेल से कहती है, तो चलो हॉट स्प्रिंग चलते हैं। लेकिन इसकी वजह से स्टीलिया को एक झटका सा लगता है। फिर यहाँ सीन कट होकर उन्हीं तीनों की तरफ आ गया था, जहाँ पर हिबिकी अपनी कहानियां बताने के बाद बताता है, इसलिए मैं सिर्फ अपने एमपी के दम पर ज्यादा मैजिकल पावर इजाद नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जो सुनकर क्लाउड कहता है, हम अपने एमपी और एसपी से इस कमी को पूरा कर सकते हैं, इसी वजह से हिबिकी सामा तुम हम पर भरोसा कर सकते हो। और यही बात लिलियन भी कह रही थी, जिस पर हिबिकी उन दोनों का शुक्रिया अदा करने के साथ बताता है कि चलो एक शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सेपो-चान कहने लगा, ठीक है, सेपो-चान ने तुम्हारी बात मान ली है, टेक्निकल स्किल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना शुरू कर दिया है। फिर वो उनका शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हुए बताता है कि ग्रिमोरे की टेक्निकल स्किल का लेवल बढ़ गया है। दूसरी तरफ क्लाउड उससे सवाल करने लगा था, मैं कुछ समय से सोच रहा हूँ कि क्या तुम किसी से बात कर रहे हो? जिस बात पर एग्री करते हुए हिबिकी बताना शुरू करता है, तुम सेपो-चान की बात कर रहे हो, असल में एक आवाज है जो मुझे हर तरह की चीजें सिखाती रहती है। अब ये सुनने के साथ क्लाउड काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहता है, क्या तुम्हारे पास ट्यूटोरियल स्किल है? उसकी इस बात पर हिबिकी पूरी तरह से एग्री था। इसी वजह से वो पहले से भी ज्यादा अमेज होते हुए कहने लगा, तो तुम्हारे पास वंडर फ्रॉम अदर वर्ल्ड का टाइटल भी होगा। इसका मतलब वो इसी का एक ही टाइटल की बात कर रहा है। अरे यार, मुझे तो ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वह होते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम किसी इसिकाई से आए हो। क्लाउड की ऐसी बातों को सुनकर लिलियन सवाल करने लगे कि ये इसिकाई होते क्या है। अब इस चीज को समझाना हिबिकी के लिए
लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल था। इसलिए क्लाउड उसको समझाता है कि हिबिकी सामा एक ऐसी जगह से आए हैं जो बेहद काफी दूर है और उन्होंने हमें बचाया है। अभी के लिए तुमको बस इतना ही जानने की जरूरत है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद हिबिकी निराश होते हुए पूछता है, क्या तुमको कोई दिक्कत है कि मैं दूसरी दुनिया का इंसान हूँ? जिस बात का जवाब देते हुए क्लाउड बताता है कि इससे मेरी वफादारी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे मुश्किल से ही यकीन हो रहा है कि ट्यूटोरियल वह मराकुलस स्किल जो सीधे किसी गोड द्वारा प्रोविजन किया जाता है तुम्हारे पास है। जो सुनने के बाद हिबिकी अमेज होते हुए बोलता है कि क्या ये सच में इतनी चौंकाने वाली स्किल है? उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद गोड बताता कि यह तो कुछ ज्यादा ही हो गया। सच कहूँ तो वह बात को बड़ा चढ़ाकर बता रहा है। मेरा मतलब है मुझे थोड़ी सुस्ती इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि मैं उस स्किल पर अपनी पावर का लगभग 1/3 हिस्सा खर्च कर रहा हूँ। उसकी ऐसी बातों से हिबिकी इरिटेट हो चुका था क्योंकि वो इसी वजह से अपनी स्किल की फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर क्लाउड चलते हुए हिबिकी को बता रहा था, मेरा मानना है कि जिस गोड से आप जुड़े हुए हैं वह चीफ गोड है। साथ ही साथ कुल मिलाकर इस दुनिया में 11 गोड हैं। इसी वजह से चीफ गोड को ही फर्स्ट फॉर ऑल माना जाता है। यहाँ तक कि ट्यूटोरियल और एक्सपर्ट आई ये दोनों ही डिवाइन बोन है जो केवल उन्हीं के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। जो सुनकर हिबिकी अमेज होते हुए कह रहा था, तो क्या ये गोड्स में सबसे पावरफुल है? जिस बात पर एग्री करते हुए गोड बताता है कि वो ठीक कह रहा है, इसी वजह से मेरा आदर करते रहो, समझे? जबकि दूसरी तरफ क्लाउड का कहना है, ऐसा लगता है कि चीफ गोड ने सचमुच अपनी नजर आप पर डाल दी है। हिबिकी सामा, मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा क्यों। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिबिकी कहता है कि मुझे लगता है कि अगर उसने किसी पर अपनी नजर डाली है तो वह तुम और लिनियन ही हो। लेकिन लिनियन को जो रेजिंग सिक्योरिटी स्किल मिली है वो सुनने में काफी हार्श लगती है। ये बात सुनकर क्लाउड कहता कि मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है, पर मुझे लगता है कि यह किसी तरह की स्किल है। जो सुनकर लिनियन का कहना है, क्या मेरे पास कुछ खास है? जिस बात का जवाब देते हुए हिबिकी बताता कि तुम्हारे पास एक ऐसा टैलेंट है जो मैजिकल पावर को काफी जल्दी खत्म कर देता है। उसकी इस बात से लिनियन को दिल पर काफी जोर से चोट लगती है। अब ये देखने के साथ हिबिकी बताता कि मुझे लगता है कि ये बात मुझे उससे नहीं कहनी चाहिए थी। जिसके जवाब पर क्लाउड बोला, ये काफी चौंकाने वाली बात है। उस पावर के कारण उसकी फैमिली ने उसे ठुकरा दिया और एक कर्ज के बदले उसे गिरवी पर रख दिया। जो सब समझने के बाद हिबिकी गुस्से में बोला, तो ये हुआ था, शायद उसे ये बताना मेरी गलती थी। नहीं, अगर किसी ने गलत किया है तो वह है चीफ गॉड, उसे यह स्किल उसे नहीं देनी चाहिए थी। जिस बात का जवाब देते हुए क्लाउड बताता है कि मुझे नहीं लगता कि वह चीफ गॉड थे जिन्होंने उसे वह स्किल प्रोवाइड की, बल्कि वो तो मैजिक ऑफ गॉड थी। मैजिक से जुड़ी चीजें उन्हीं के अथॉरिटी में आती हैं। इस बात से तो चीफ गॉड भी सहमत था, पर उसकी साइड में हम मैजिक ऑफ गॉड को देख पाते हैं, जिसको देखने के बाद चीफ गॉड की फट के चौसठ हो चुकी। इसी के साथ मैजिक ऑफ गॉड ने चीफ गॉड की धुलाई करना शुरू कर दी, पर चीफ गॉड उसे समझा रहा था, ये तो बस एक छोटी सी गलती थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन मैजिक ऑफ गॉड उसकी एक नहीं सुनती। वहाँ के शोर शराबे को सुनकर हिबिकी कहने लगा, क्या हो रहा है? अचानक से वहाँ का माहौल गर्म क्यों होने लगा? चीफ गॉड की अच्छी तरह से मार लगाने के बाद मैजिक ऑफ गॉड बताना शुरू करती है, ऐसा लगता है कि वह लड़की उस स्किल की वजह से काफी तकलीफ उठा रही है, लेकिन एक बार जब कोई स्किल मिल जाती है तो हम भी उसे आसानी से नहीं हटा सकते। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिबिकी सवाल करता है, मुझे इसके लिए माफ कर देना, लेकिन तुम हो कौन? उसके इस सवालों का जवाब देते हुए मैजिक ऑफ गॉड बताती है कि मैं हूँ मैजिक ऑफ गॉड, और यही बात हिबिकी ने भी रिपीट कर दी थी। जो सुनकर क्लाउड एब्रास काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिस पर मैजिक ऑफ गॉड का कहना है, खुशकिस्मती से तुम्हारे पास मेरी स्किल है ग्रिमोयर, उसकी मदद से तुम उसकी एमपी और मैजिकल पावर को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन गलत फहमी मत पालना, मैं हर समय तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। इस पे हिबिकी इसका मतलब पूछता है, जिस पर मैजिक ऑफ गॉड बताने लगी, इसका मतलब है कि जब तुम ग्रिमोरे का इस्तेमाल करोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अपने आप ही चालू हो जाएगा, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी तरफ हम चीफ गॉड को देख पाते हैं जो शकरकंदी की तरह भुन चुका था, लेकिन वो उससे कहता है, मैजिक ऑफ गॉड प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे सचमुच अपनी गलती पर पछतावा है, इसलिए प्लीज। अब मेरा स्टेमिना भी जवाब दे रहा है। उसकी इस बात पर गॉड ऑफ मैजिक बताते कि ऐसा मैं क्यों करूंगी? अरे गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने हाल ही में एक सिस्टम आयरन मेडन बनाई है? अब ये सुनकर चीफ गॉड की फट चुकी थी। साथ ही वो कह रहा था, नहीं 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 नहीं, वह नहीं, सचमुच मैंने कुछ भी नहीं बनाया, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दो। अब ये सुनने के साथ चीफ ऑफ गॉड पहले से भी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगी, जाओ और मर जाओ, फिर इस बार एक सीरियस चीफ गॉड के रूप में दोबारा रिबॉर्न होना। इसी के साथ वहाँ पर उसकी दोबारा से धुलाई होना शुरू हो चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ क्लाउड का कहना है, चीफ ऑफ गॉड ने क्या कहा? जिस पर हिबिकी उन्हें बता देता है कि उसने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये सुनने के साथ लिनियन काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ हिबिकी उनके मार कुटाई की आवाज सुनकर काफी डर गया था, यहाँ तक कि हमें चीफ गॉड की हड्डियां टूटने की आवाज भी सुनाई देने लगी। काश हमें उसकी कुटाई का सीन दिखाया जाता, सच में मजा ही आ जाता। तभी सैपोचान कहने लगा, सैपोचान की तरफ से एक मैसेज, तुम्हारे स्किल ट्यूटोरियल और एक्सपर्ट आई ऑफलाइन हो गई है। यहाँ तक कि एक्सपर्ट आई अभी टेम्पररी रूप से उपलब्ध नहीं है, साथ ही साथ ट्यूटोरियल के फेट को कंट्रोल करने की सुविधा भी अभी टेम्पररी रूप से सस्पेंडेड है। इसी वजह से मैं अभी आपको केवल उस डाटा के आधार पर मदद नहीं दे सकता हूँ जो आपके पास पहले से ही मौजूद है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिबिकी कहता है कि मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या चीफ गॉड अभी ठीक है। जबकि दूसरी तरफ मैजिक ऑफ गॉड अपने मन में कह रही थी, वह बच्चा, मुझे लगता
लगता है कि मैंने उसे पहले कहीं देखा है। फिर हम अगले सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर हिबिकी ने एक छोटा सा घर तैयार कर दिया था, यहाँ तक कि वो अपने ग्रिमोर के स्किल को एक्टिवेट करने लगा। तभी उसके हाथों में अचानक से ब्लैक एनर्जी क्रिएट होने लगी, लेकिन वो अचानक से फट जाती है और उस ब्लास्ट की वजह से क्रिएचर समन हो जाता है और इस क्रिएचर का नाम है वेने। अब इस चीज को अपने सामने देखकर वो तीनों अमेज हो चुके थे, यहाँ तक कि वेने बता रहा था मैजिक ऑफ गॉड ने मुझे मैजिक कंट्रोल के बारे में सिखाने के लिए भेजा है। और वो आगे कुछ भी कह पाती उससे पहले ही लेलियन उसको पकड़ने के साथ सिलाने लगती है, जिसकी वजह से वेने उसको ऐसा ना करने को कह रही थी। अब ये देखने के साथ हिबिकी का मन भी उसको सहलाने को करने लगा और जब वो उसे सहला ही रहा होता है तभी हम उसके पीछे क्लाउड को देख पाते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में था। यहाँ तक कि हिबिकी को भी एक अजीब सा ऑरा फील होने लगता है, इसलिए वो पीछे मुड़कर देखता है पर क्लाउड तो एकदम शांत हो चुका था। लेकिन जब हिबिकी वेने की तरफ अपनी मुंडी करता तो क्लाउड फिर से गुस्सा हो जाता और ये सिलसिला कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा। तभी अचानक से क्लाउड सवाल करने लगा क्या कुछ गड़बड़ है। उसकी इस बात का जवाब देते हुए हिबिकी बताता है मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि मुझे अभी अजीब सा ऑरा फील हुआ था, लेकिन शायद वह मेरी इमेजिनेशन थी। वैसे वेने मेरे ग्रिमोर का क्या हुआ। फिर हम वेने की तरफ आते हैं जिसके अंदर से भाप निकल रही होती है, लगता है उसने कुछ ज्यादा ही मजे कर लिए, लेकिन वो मुद्दे की बात करते हुए बताती है वेने वह ग्रिमोर है। वेने एक मोस्ट पावरफुल प्योर बीस्ट है जिसे मैजिक ऑफ गॉड ने बनाया है, इसी वजह से बस सब कुछ वेने पर छोड़ दो। उसकी ऐसी प्यारी प्यारी बातों को सुनने के बाद हिबिकी उसको क्यूट कहने के बाद फिर से सिलाने लगा। अब ये देखने के साथ क्लाउड काफी ज्यादा गुस्से में अपने मन में कह रहा था छोटी कमीनी तू कब तक हिबिकी सामा से चिपकी रहने वाली है। उसके इस खौफनाक चेहरे को देखने के बाद वेने के भी फटके चौसठ हो चुकी थी। यहाँ तक कि क्लाउड अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था उसने मुझे एक बार भी अभी तक नहीं सिलाया है और तेरी ये मजाल कि तू मेरे सामने ऐसी हरकतें कर रही है। ये सब कहने के बाद वो एकदम से मोंक की तरह शांत हो जाता है, लेकिन वेने उसके बिहेवियर को समझने के बाद काफी ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कह रही थी इसको क्या हो गया है, लगता है ये मेरे को चांद से मार देगा। उसके ऐसा कहते ही यासिन हॉट स्प्रिंग की तरफ आ जाता है जहाँ पर एमालिया राहत की सांस लेते हुए कह रही थी गर्म पानी काफी अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी है कि हम यहाँ पर आ गए। दूसरी तरफ स्टेलिया उसके बड़े बड़े विचारों को देखने के बाद अपने मन में कह रही थी इनक्रेडिबल, एकदम परफेक्ट, ट्विन पीक्स को देखो शानदार। तभी एमालिया स्टेलिया से सवाल करती है मेरे डैड के पास मेरे लिए कौन सी जरूरी बात थी, जिस बात का जवाब देते हुए स्टेलिया बताती कि मुझे डिटेल्स के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया। उसके ऐसा कहते ही इविल वहाँ से जाने लगी, जो देखकर एमालिया परेशान होने के साथ पूछती कि क्या मैं तुम्हारी पीठ धो सकती हूँ। इस पर इविल उसे मना करते हुए वहाँ से जाने लगी, जो सुनकर एमालिया थोड़ी निराश होते हुए अपने मन में कहती है मुझे लगता है कि हम आखिरकार दोस्त नहीं बन पाए। जब वह ऐसा सोच रही थी तभी स्टीलिया उसके एकदम करीब आते हुए कहने लगी तुम इविल के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। उसी वक्त एमालिया के ब्रेस्ट में से एक पानी की बूंद नीचे गिरती है, जिसको देखने के साथ स्टीलिया का हवस जाग गया। स्टीलिया की बातों का जवाब देते हुए एमालिया कहती है क्या तुम्हें लगता है, पर मैं तो बस हमारे बीच की दूरी थोड़ी कम करना चाहती थी। उसकी इस बात पर स्टीलिया बताते कि सिर्फ नहाने से और एक दूसरे की पीठ धोने से तुम दोस्त नहीं बन जाओगे। जबकि स्टीलिया का कहना है प्लीज हिलो मत, इससे वह बड़े बड़े दिखाई नहीं देती और फिर मैं देख नहीं पाती। पर एमालिया ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ इविल इस बात को अच्छे से समझते हुए साथ ही साथ उसे जलाने के लिए उससे कहने लगी मैं तुम्हारी पीठ धो दूंगी क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं, है ना। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो गया।